हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक यू बैक्टीरिया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया एक्सप्लेन किया था। देन उसके बाद सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब इस यू बैक्टीरिया में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना है वो ये है कि इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया किसको कहते हैं, यू बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है, देन दूसरी बात जो यहाँ आपको समझनी है वो ये है, खास करके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब को जाना जाता है किस चीज के लिए, उनके पास एक स्पेशल रिजिड, मतलब जो काफी स्टिफ होगा, हार्ड होगा, ऐसा सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनके पास। क्या होता है, काफी रिजिड सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी अभी आपको बोला, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, देन अब इनकी पहचान किससे होती है, इनके पास एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि इनको एडवर्स कंडीशंस में इजीली सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन अगर ये मोटाइल हुए, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में इनके पास फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है इनको। ठीक है, पता है आपको। देन साइनोबैक्टीरिया की जो हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप पहले से ही इसका नाम सुनते आ रहे हैं, दैट इज, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, BGA। ठीक है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसके बाद से हर जगह आप नोटिस करेंगे कि BGA जो लिखा है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी ही है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके पास ठीक वैसे ही पिगमेंट्स प्रेजेंट थे जैसे कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, एक प्रिमिटिव कैटेगरी के पास क्या प्रेजेंट है, वैसा पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि कुछ ग्रीन प्लांट्स में भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जो कि अभी अभी मैंने आपको बोला है, जो हायर ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसा ही पिगमेंट इनके पास भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे के जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन सेंस के बेसिस पे आप खुद ही यहाँ पे इसको आइसोलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब क्लोरोफिल है तो बैठा तो रहेगा नहीं है, क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दे दिया है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अगर आप ध्यान से नोटिस करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये कोई न्यू पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे भी ऐसा लिखा जा सकता है कि ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया की जब आगे हम बात करते हैं, कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ रहता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये मोस्टली क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म भी इनका पाया जाता है। ठीक है, हैबिटेट की जो हम लोग बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब जिसकी सैलिनिटी कम होगी। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, कहीं पे अगर गटर का भी पानी है, नाले का भी पानी है, अगर उसकी सैलिनिटी कम है तो वो भी साइंस में फ्रेश वाटर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है आपको, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा मॉइस्ट कंडीशंस वगैरह मिलेंगे वहां पे भी ये सर्वाइव करेगा। तो बहुत आसान सा क्या है, यहाँ इसका हैबिटेट है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, अब जब आप इसकी कॉलोनी को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ बाहर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक कवरिंग बना रखी है इसकी, दैट इज म्यूसिलेजिनस शीथ। शीथ मीन्स कवरिंग होती है। ठीक है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जिलैटिनस शीथ, जो कि स्टिकी इन नेचर होता है, वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है,
द कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, ठीक है। अब मोस्टली क्या है, जहां पे वाटर बॉडी स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ पानी हो, ठीक है, वहां पे ये क्या करते हैं, ब्लूम्स कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नंबर में अपने नंबर को बहुत रैपिड ग्रोथ के साथ इंक्रीज करते हुए वहां पे क्या करेंगे, ब्लूम कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहां से जो एक स्पेशल टर्म है दैट इज हेट्रोसिस्ट, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्या है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हेट्रोसिस्ट क्या है, हेट्रोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। ये जो हेट्रोसिस्ट यहाँ पे है ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो लास्ट पॉइंट यहाँ हमारा क्या हो गया, दैट इज हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे जब हम कंटिन्यू करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि नॉस्टॉक और एनाबिना दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इनके पास भी हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन जब हम आगे मूव करते हैं, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं दैट आर नॉस्टॉक एंड एनाबिना, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। देन आगे मूव करने पे हम क्या देखते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म आपको क्या दिख रहा है, ऑटोट्रॉफिक भी दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि इनको दूसरे पे सरवाइव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाउ, लेकिन ऐसा क्या कर रहे हैं ये जिसकी वजह से इनको दूसरे पे सरवाइव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं एटीपी बनाने के लिए। सिंपल तरीके से बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन करके उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसका ये यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए। आसान हो गया ये, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके पास जो कि आपको इकोलॉजी में भी देखने को मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि जब हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहां पे डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल है। और ये डिकम्पोजिशन करके करेंगे क्या, ये डिकम्पोजिशन करके एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि हेल्प्स इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, इन सारी चीजों का क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा रिसाइकलिंग कैसे, किस तरीके से, किस चीज की हो रही है, ठीक है। तो वहां पे सबसे सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, आपकी बॉडी में डीएनए है, ठीक है, प्रोटीन्स आप कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। प्रोटीन का जब आप बिल्डिंग ब्लॉक देखते हैं तो क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स में भी दो ऐसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं विच आर सिस्टीन एंड मेथियोनिन, जो कि सल्फर कंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर वो टूट के जाएगा डिकम्पोज होके तो नेचर को वापस क्या मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब डीएनए की बात करते हैं हम, जो मैंने अभी अभी आपको सबसे पहले डीएनए बोला। डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड को जब आप तोड़ के देखेंगे वहां आपको उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स विच आर नाइट्रोजनस बेसेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी बेस बिना नाइट्रोजन के नहीं बनता, ठीक है। तो उसको तोड़ने के बाद डेफिनेटली नाइट्रोजन वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देन फॉस्फोरस, मैंने बोला कि लास्ट वाला कंपोनेंट क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो फॉस्फोरस भी मिल ही रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां से इन सारे न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग हो रहा होता है। रिसाइकलिंग का मतलब सॉइल से जो चीजें प्लांट्स लेते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से फूड चेन बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है, तो आपको वो पूरा का पूरा फ्लो समझ आता होगा कि कैसे प्रोड्यूसर से सारी चीजें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तक फ्लो होता है, ठीक है।
तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जब सारी चीजों को सॉइल को दिया जाएगा तभी तो वापस से वो फ्लो में जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे बैक्टीरिया जो कि नेचर में मोस्ट एबंडेंट है, वो एग्जैक्टली वही बैक्टीरिया है जो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है नेचर में, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है ये नेचर में क्या है, मोस्ट एबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले, माइक्रोब्स भी बोले जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर भी अगर मोस्ट एबंडेंट की बात करें तो भी यही है, ठीक है। अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है इसमें से भी मेजॉरिटी क्या है, जो भी मैंने आपको बात समझाई है, दैट आर डिकम्पोजर्स, मतलब वो डिकम्पोजिशन का काम करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो थोड़ा ऊटपटांग लगता है सुनने में, जैसे बच्चे छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, तो मैं बोलूं पॉजिटिव रोल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उनको लगेगा ये कैसी बात है, बैक्टीरिया को तो ऑलवेज हमने क्या है, नेगेटिव रोल में सुना है। पॉजिटिव रोल में समझने के लिए उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। पॉजिटिव रोल्स इसके इतने ज्यादा हैं कि उसके ऊपर जितनी डिस्कशन की जाए वो कम है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एंटीबायोटिक्स जो बनता है उसमें बैक्टीरिया बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। और ऐसे आपको 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, वहां पे पूरी इनकी स्टोरी आपको पॉजिटिव रोल्स में बताई गई है, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर लिखा ही है चैप्टर का नाम, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मेरे से उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं क्या आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो खैर हमने देखा ही कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का भी काम करते हैं, ये भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे कॉमन जो आप दही बनाते हैं दूध से, ठीक है, कर्ड जो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मिल्क से जो कर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए भी लैक्टोबैसिलस लगता है। तो बैक्टीरिया का बहुत सारा ऐसा रोल है कि ये वहां पे अपना पॉजिटिव रोल शो कर रहे होते हैं, तभी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रोल लिखा है। हाँ, अगर इतना लिखा है तो इतना ही नहीं है, बहुत ज्यादा है इसके ऊपर डिस्कशन, ठीक है। बट मैं आपको यू बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। देन पैथोजेनिक भी होते हैं, पॉजिटिव रोल है तो नेगेटिव रोल भी है। पैथोजेनिक मतलब व्हाट आर पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। जो भी दुनिया में कहीं भी किसी भी तरीके से डिजीज कॉज करने का काम करेंगे उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब पैथोजेंस है तो करेंगे क्या, पैथोजेंस है तो ऑब्वियस है कि ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, पेट्स को ये क्या करेंगे, बीमारियां फैलाने का काम करेंगे या फिर उनको डैमेज करने का। अब किसी को कोई बीमारी हो रही है, कोई डिजीज हो रही है, ठीक है, तो उससे डैमेज ही तो हो रहा है उनका, ठीक है। देन जब हम लोग यहाँ पे इसकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, इस सेगमेंट पे जब मूव करते हैं रिप्रोडक्शन के सेगमेंट पे, तो ये क्या है, मेनली फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। फिजन बहुत सिंपल मोड है जहां पे इनके पीसेस हुए और ये डिवाइड हो गए, ठीक है, बहुत सिंपल है। देन जब हम बात करते हैं जब इनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वहां पे ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, समटाइम्स दे प्रोड्यूस स्पोर्स, कब, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, ठीक है। और कई बार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिसमें से कि जो जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट सेगमेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज माइकोप्लाज्मा। दैट इज माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइकोप्लाज्मा जितने लिविंग सेल्स देखे गए हैं तो ये स्मॉलेस्ट लाइफ सेल है, मतलब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से आपको एमसीक्यू दिया जाता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, तो आपको वहां पे मार्क क्या करना है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन इजिली सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इतना हैरत अंगेज काम करने के बाद भी एक और अनोखी चीज आपको क्या ऐड करना है इसमें, इनके पास सेल वॉल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से हम बार बार वो कहानी रिपीट करते आ रहे हैं कि इसके पास सेल वॉल है,
ये एडवर्स कंडीशंस में इस वजह से सर्वाइव कर सकता है कि इसके पास वॉल है, ऐसा वॉल है, ये है, वो है, वही गायब है यहाँ पे, ठीक है। तो देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और देन लास्ट में क्या है, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब ये भी क्या है, पैथोजेनिक की तरह ये अपना बिहेवियर शो करता है, मतलब ये भी डिजीज कॉज करने का काम करता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा यू बैक्टीरिया का जो टॉपिक है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रखा है, और इतना तो समझा ही दिया है कि आज के बाद से आप यू बैक्टीरिया का नोट्स सबसे अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।